आप सभी, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जैस एजुकेशन में। और फ्रेंड्स, हमने 12 तक अध्याय 12-13 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा अगला अध्याय होगा हमारा 14 और इसका नाम है गुप्त साम्राज्य। हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं मेरे साथ। गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है कि कुषाण साम्राज्य के खंडहर पर नए साम्राज्य का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने अपना आधिपत्य कुषाण और सातवाहन दोनों के राज्य क्षेत्रों पर स्थापित किया। यह गुप्त साम्राज्य था। क्या था? गुप्त साम्राज्य था। इसने संपूर्ण उत्तर भारत को 320 ईस्वी से 455 ईस्वी तक एक सदी से ऊपर राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधे रखा। फिर गुप्त साम्राज्य में सबसे पहले कौन आता है? श्रीगुप्त आता है। फिर कौन आता है? घटोत्कच आता है। घटोत्कच गुप्त। फिर दोनों पूर्ण स्वतंत्र शासक नहीं थे। फिर है इसके बाद कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। गुप्त संवत 319 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। फिर है समुद्रगुप्त आता है इसके बाद। फिर उपाधि पराक्रम की श्री विक्रम, उपनाम भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। फिर है आगे ये चंद्रगुप्त द्वितीय आता है। कौन आता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि प्राप्त थी? विक्रमादित्य। किसको बोलते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय को। फिर गुप्त काल का स्वर्ण काल भी किसके काल में कहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को। चीनी यात्री भी इनके शासन के समय आए थे। फिर कुमार गुप्त प्रथम इनके बाद आते हैं। उपाधि किसकी? महेंद्र आदित्य की उपाधि। और कुमार गुप्त ने किसकी स्थापना की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। फिर इनके बाद कौन आते हैं? स्कंदगुप्त आते हैं, जिसको किसकी उपाधि प्राप्त थी? कर्मादित्य की। और हुणों का आक्रमण इनके समय हुआ। फिर गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है? स्कंदगुप्त है। अब हम इनको अलग डिटेल से पढ़ेंगे। श्रीगुप्त का शासनकाल कब से कब तक है? 240 से 280 ईस्वी। फिर प्रभावती गुप्ता के पुनःस्थित ताम्रपत्र अभिलेख में श्रीगुप्त का उल्लेख गुप्त वंश के आदि राज के रूप में किया गया है। किसमें? ताम्रपत्र अभिलेख में। फिर लेखों में इसका गोत्र धारण बताया गया है। इसका शासन 280 ईस्वी तक रहा है। कब तक रहा है? 280 ईस्वी तक। फिर श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। इत सिंह के अनुसार श्रीगुप्त ने मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया तथा और क्या क्या 24 गांव दान में दे दिए थे मंदिर के लिए। फिर आता है इनके बाद घटोत्कच। इनका शासनकाल कब से कब तक था? 280 से 219 ईस्वी। फिर है लगभग 280 ईस्वी में श्रीगुप्त ने घटोत्कच को अपना उत्तराधिकारी बनाया। फिर घटोत्कच ने महाराज की उपाधि धारण की थी। प्रभावती गुप्ता के पुनः एवं रिद्धिपुर ताम्रपत्र अभिलेखों में घटोत्कच को गुप्त वंश का पहला शासक बताया गया है। किसमें? ताम्रपत्र अभिलेख में। आगे कौन है? आगे आता हमारा चंद्रगुप्त प्रथम। इनका शासनकाल कब से कब तक? 319 से 335 ईस्वी। 319 से 335 ईस्वी। फिर है चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध शासक कौन था? चंद्रगुप्त को मानते हैं। फिर श्रीगुप्त व घटोत्कच महाराज कहलाते थे। वही चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज अधिराज की उपाधि धारण की। किसकी? महाराज अधिराज की। फिर चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। और गुप्त वंश में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने रजत चांदी की मुद्राओं का प्रचलन प्रारंभ करवाया था। फिर चंद्रगुप्त प्रथम महान शासक हुआ क्योंकि उसने 319 से 320 ईस्वी में अपना राज्यारोहण की स्मृति में गुप्त वंश संवत चलाया था। फिर गुप्त शासकों की प्रमुख उपाधियां श्रीगुप्त को आदिराज महाराज, घटोत्कच को महाराज की, फिर चंद्रगुप्त वन को महाराज अधिराज की, समुद्रगुप्त को पराक्रम, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य विक्रमांक और कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य की, स्कंदगुप्त को
आदित्य स्क्रोपम। फिर गुप्त राज्य कहाँ कहाँ फैले हुए थे ये आप देख सकते हो इसमें मैप में। फिर आता है इनके बाद समुद्रगुप्त। कौन आते हैं? समुद्रगुप्त 335 से 380 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त 335 से 380 ईस्वी ने गुप्त राज्य का अत्यधिक विस्तार किया था। फिर उसके दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन थे। अपना आश्रयदाता के पराक्रम का उदात्त वर्णन किया। किसने किया? हरिसेन ने। फिर समुद्रगुप्त द्वितीय द्वारा विजित 5 समूहों में बांटा जा सकता है। कितने? 5 समूहों में। प्रथम समूह में गंगा यमुना दोआब के वे शासक है जिन्हें पराजित कर उनके राज्य गुप्त साम्राज्य में मिला लिए गए। फिर अगला द्वितीय समूह में पूर्वी हिमालय के राज्य और कुछ सीमावर्ती राज्यों के शासक है जैसे नेपाल, असम और बंगाल आदि के शासक। तृतीय में वे आटविक राज्य जंगली क्षेत्रों में स्थित राज्य थे जो विंध्य क्षेत्र में पड़ते थे। फिर अगला चतुर्थ समूह में पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत के 12 शासक जिन्हें पराजित कर छोड़ दिया था। फिर समुद्रगुप्त तमिलनाडु में कांची तक पहुंचा जहां इसने पल्लवों से अपनी प्रभुत्व सत्ता स्वीकार कराई। 5वें समूह में शक और कुषाण के नाम से जिनमें से कुछ अफगानिस्तान में राज करते थे और ऐसा कहा गया है कि समुद्रगुप्त ने उन्हें पदच्युत कर दिया तथा सुदूर देश के शासकों को अपने अधीन कर लिया। फिर अगला एक चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए समुद्रगुप्त के पास दूत भेजा था। फिर हमारा इलाहाबाद की प्रशस्ति प्रशंसांक पत्र प्रशंसात्मक अभिलेख से प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त को कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। फिर उसे अपनी बहादुरी एवं युद्ध कौशल के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसके कारण? बहादुरी और युद्ध कौशल के कारण। V.A. स्मिथ ने लिखा है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने? V.A. स्मिथ ने। फिर आता है चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 412 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन था ये। इसमें क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी कन्या प्रभावती का विवाह वाकटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से कराया जो क्या थे? ब्राह्मण जाति के थे तथा मध्य भारत में शासन करते थे। फिर आगे वाकटक राज्य अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव स्थापित कर चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी मालवा और गुजरात पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया तथा वहां के 400 साल पुराने शक क्षत्रपों के शासन का अंत किया। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। फिर आगे यह उपाधि से इससे पूर्व 57 ईस्वी पूर्व में किसने? उज्जैन के शासक ने पश्चिमी भारत में शक क्षत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 2 रजत मुद्राओं का सर्वप्रथम प्रचलन करवाया था। चंद्रगुप्त के सिक्के पर देवीश्री लिखा हुआ है। मेहरौली से प्राप्त एक लौह स्तंभ में चंद्र नाम शासक की पहचान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से की जाती है। फिर क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय का उज्जैन स्थित दरबार कालिदास और अमर सिंह जैसे बड़े बड़े विद्वानों से विभूषित था। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के रत्न कौन कौन से थे? कीर्ति, रचना, क्षेत्र। फिर चंद्रगुप्त के समय में कौन आए थे? चीनी यात्री फायान 399 से 414 ईस्वी भारत आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के पश्चात उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का शासक बना। कौन बन गए? कुमारगुप्त, जो कि उनके पुत्र थे। फिर है कुमारगुप्त महेंद्रादित्य बोलते थे उनको। 415 से 455 तक उनका शासन रहा कुमारगुप्त का और उसकी मुद्रा पर श्री महेंद्रादित्य आदि उपाधियां अंकित थी। उसके स्वर्ण सिक्के पर उसे गुप्त कुलामल चंद्र एवं गुप्त कुल व्योमस शशि कहा गया है। फिर है शक्रादित्य को कुमारगुप्त की उपाधि
महेंद्र आदित्य के समानार्थी मानी गई है। फिर कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध प्रकार की मुद्रा चलाई थी। कुमारगुप्त प्रथम के शासन में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। फिर विश्वविद्यालय में समय की माप के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। प्रत्येक छात्र छात्राओं के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था। फिर आगे कुमारगुप्त के समय में सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त हुए। किसके? कुमारगुप्त के समय में। कितनी संख्या थी इनकी? 18 थी। इसके समय में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं का सबसे बड़ा ढेर बयाना मुद्रा भंडार, जो कि कहाँ से मिले? राजस्थान के भरतपुर जिले से प्राप्त हुए। फिर जिसमें 623 मुद्राएं मिली। इनमें मयूर शैली की मुद्राएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस शैली में चांदी की कुछ मुद्राएं सबसे पहले मध्य प्रदेश में प्राप्त हुई। कुमारगुप्त प्रथम के अंतिम दिनों में पुष्यमित्र नामक जातियों ने आक्रमण किया। इसका उल्लेख स्कंदगुप्त के भीतरा अभिलेख में मिलता है। फिर कुमारगुप्त ने इन्हें पराजित करने के लिए अपना योगदान पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा और स्कंदगुप्त पुष्यमित्रों को पराजित करने में सफल हुआ। कुमारगुप्त के बाद कौन आते हैं? स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त का शासनकाल कब से कब तक था? इसको क्या बोलते थे? सक्रादित्य। इनका शासनकाल था 455 से 467 ईस्वी। फिर है स्कंदगुप्त ने वंश का अंतिम प्रतापी शासक कौन थे? स्कंदगुप्त थे। कौम अभिलेख से विदित होता है कि इसने सक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। फिर हुणों का गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। श्वेत हुणों को पूर्वी हुण भी कहा जाता है, जिन्होंने हिंदू कुश पर पार कर गांधार प्रदेश पर आक्रमण किया तथा गुप्त साम्राज्य के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया। स्कंदगुप्त ने केवल एक योग्य सैन्य संचालक था, अपितु एक आदर्श प्रशासक भी था। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि उसने सौराष्ट्र प्रांत में प्रणदत्त को अपना राज्यपाल नियुक्त किया। किसको? प्रणदत्त को। फिर है इस लेख में गिरनार के प्रशासक चक्रपालित द्वारा सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का उल्लेख मिलता है। फिर है हेंगस्वांग ने नालंदा संग्राम को बनवाने वाले शासकों में सक्रादित्य के नाम का उल्लेख किया है, जिससे स्कंदगुप्त द्वारा नालंदा संग्राम को सहायता देने का प्रमाण मिलता है। फिर स्कंदगुप्त ने चीन के साथ मित्रतापूर्वक संपर्क बनाए रखे और 466 ईस्वी में एक राजदूत को चीन के सांग सम्राट के दरबार में भेजा। फिर कौन आता है? स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी कौन थे? ये थे कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का शासन कब से कब तक था? 467 से 476 ईस्वी पूर्व। सॉरी दोस्तों, ये कुमारगुप्त नहीं थे, मैंने गलती से बोल दिया। ये थे कौन थे? पुरुगुप्त थे। कौन थे? पुरुगुप्त थे। फिर है यह कुमारगुप्त प्रथम का पुत्र था। किसका? कुमारगुप्त प्रथम का, तथा स्कंदगुप्त का सौतेला भाई था और संभवतः स्कंदगुप्त संतानहीन था और उसके बाद सत्ता पुरुगुप्त के हाथों में आ गई। फिर भीतरी मुद्रा लेख में उसकी माता का नाम महादेवी अनंत देवी तथा पत्नी का नाम क्या था? चंद्र देवी मिलता है। चूंकि वह वृद्धावस्था में शासक हुआ, अतः उसका शासनकाल अल्पकालीन रहा। उसके समय में गुप्त साम्राज्य की अवनति प्रारंभ हो गई। किसके समय में? पुरुगुप्त के समय में। फिर आता है कौन? कुमारगुप्त द्वितीय। पुरुगुप्त के कौन थे? पुरुगुप्त का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त द्वितीय हुआ। सारनाथ से गुप्त संवत 154 अर्थात 473 ईस्वी का उसका उल्लेख मिलता है जो बौद्ध प्रतिमा पर खुदा हुआ है। सारनाथ लेख में भूमि रक्षित कुमारगुप्त उत्कीर्ण मिलता है। फिर आता है हमारा बुद्धगुप्त आता है। इसके बाद 157 400 संवत में हो गया ये चेंज। इस संवत में 157 और वैसे 477 ईस्वी का उसका सारनाथ से लेख मिला। यह उसके शासनकाल की ज्ञात थी। फिर दामोदरपुर ताम्रपत्र में उससे परम भट्टारक महाराज अधिराज का कहा गया है। बुद्धगुप्त ने 477 ईस्वी से 495 ईस्वी तक शासन किया।
फिर आगे स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी में बुधगुप्त सबसे अधिक शक्तिशाली शासक था, जिसने एक विस्तृत प्रदेश पर शासन किया। स्वर्ण मुद्राओं पर बुधगुप्त को श्री विक्रम उपाधि से संबोधित किया गया है। किसको? बुधगुप्त को। फिर है बुधगुप्त बौद्धम तानुयायी था। चीनी यात्री हेनसुआंग के विवरण से ज्ञात होता है कि वह अंतिम गुप्त सम्राट था जिसने हिमालय से लेकर नर्मदा नदी तक, मालवा से लेकर बंगाल तक के विस्तृत भूभाग पर शासन किया। फिर है नरसिंहगुप्त बालादित्य, मतलब यह बुधगुप्त का छोटा भाई था जो उसकी मृत्यु के बाद शासक बना। भीतरी मुद्रा अभिलेख में नरसिंहगुप्त की माता का नाम महादेवी चंद्रदेवी मिलता है। फिर परवर्ती गुप्त शासक स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी पूर्वगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त, नरसिंहगुप्त, भानुगुप्त, वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय, विष्णुगुप्त। फिर हूण नरेश मिहिरकुल बड़ा क्रूर व अत्याचारी था। हेनसुआंग के विवरण से पता चलता है कि उसने मगध के शासक बालादित्य पर आक्रमण किया किंतु पराजित हुआ और बंदी बना लिया। बालादित्य ने अपनी माता के कहने पर उसे मुक्त कर दिया। नरसिंहगुप्त बौद्धमता अनुयायी था। उसने बौद्ध विद्वान वसुबंधु को की शिष्यता ग्रहण की थी। नालंदा मुद्रा लेख में नरसिंहगुप्त को परम भागवत कहा गया है। फिर भानुगुप्त, इनके बाद भानुगुप्त का एरण से एक प्रशस्त्र स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है। यह 510 ईस्वी का है। इस लेख में उसके मित्र गोपराज का उल्लेख है, जिसकी हूणों के विरुद्ध भानुगुप्त की ओर से युद्ध करते हुए मृत्यु हो गई थी तथा उसकी पत्नी अग्नि में जलकर सती हो गई थी। फिर आगे बुधगुप्त के बाद पूर्वी मालवा में जो हूण सत्ता स्थापित हुई थी उसका अंत करने के लिए भानुगुप्त ने यह युद्ध किया और इसमें उसे सफलता प्राप्त हुई। इस युद्ध को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई है। फिर है वैन्यगुप्त, इसके विषय में जानकारी का मुख्य स्रोत गुणधरई बांग्लादेश के कोमिल्ला में स्थित का ताम्रपत्र जो गुप्त संवत 180 अर्थात 507 ईस्वी का है। गुणधर ताम्रपत्र में उसके दो प्रांतीय शासकों विजयसेन रुद्रदत्त के नाम मिलते हैं तथा इसमें बौद्ध विहार के लिए कुछ भूमि दान दिए जाने का वर्णन है। फिर कुमारगुप्त तृतीय, नरसिंहगुप्त के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त तृतीय मगध का शासक बना। भीतरी व नालंदा मुद्रा लेखों में उसकी माता का नाम क्या था? महादेवी मित्रदेवी मिलता है। दामोदरपुर के 5वें ताम्रपत्र में किसी शक्तिशाली गुप्त राजा का उल्लेख मिलता है जिसकी उपाधियां परमदेवत, परम भट्टारक, महाराज, अधिराज मिलती है। उसके नाम का केवल प्रथम अक्षर कु प्राप्त है। अतः इस शासक को कुमारगुप्त तृतीय ही मानना चाहिए। इस लेख की तिथि गुप्त संवत 224 से 543 ईस्वी अर्थात संवत में 224 और उसमें 543 ईस्वी है। फिर आगे विष्णुगुप्त कुमारगुप्त तृतीय के बाद कुमारगुप्त तृतीय गुप्त वंश का अंतिम शासक था। नालंदा से प्राप्त एक मुद्रा अभिलेख में विष्णुगुप्त का लेख मिलता है जो संभवतः उसका पुत्र था। किसका? कुमारगुप्त तृतीय का। फिर 550 ईस्वी तक राज्य करता रहा। इसके बाद गुप्त साम्राज्य पूर्णतः छिन्न भिन्न हो गया। फिर गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारियों को ईसा की 5वीं सदी के उत्तरार्ध में मध्य एशिया के हूणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। फिर गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने हूणों को भारत में आगे बढ़ने से रोकने के लिए अथक प्रयास किए। फिर हूण घुड़सवारी में कुशल थे तथा संभवतः धातु के बने रकाबों का इस्तेमाल करते थे। 485 ईस्वी में आकर हूणों ने पूर्वी मालवा को और मध्य भारत के बड़े हिस्से को अपने अधिकार में लिया था। 6ठी सदी के आरंभ में गुप्त साम्राज्य बहुत ही सीमित हो गया था। फिर मालवा नरेश ने गुप्त शासकों की सत्ता को चुनौती दी। किसने? मालवा नरेश ने। फिर प्रशासन पद्धति गुप्त शासकों ने परमेश्वर, महाराज, अधिराज, परम भट्टारक आदि उपाधियों का धारण किया। गुप्त शासकों की तुलना सूर्य, अग्नि, यम, कुबेर, विष्णु से की गई है। राजपद वंशानुगत था परंतु राज सत्ता ज्येष्ठाधिकारी की अटल प्रथा के अभाव में सीमित थी।
फिर राजा राजा स्थायी सेना रखता था और सामंतों द्वारा समय समय पर प्रदत्त सेनाएं उसकी पूरक होती थी। गुप्त काल में भूमि संबंधी करों की संख्या बढ़ गई, परंतु वाणिज्य करों की संख्या कम हो गई। राज्य द्वारा उपज को चौथे भाग से लेकर छठे भाग तक कर के रूप में लिया जाता था। फिर संपूर्ण भारत में अपनी प्रभुता स्थापित करने के उपलक्ष्य में 532 ईस्वी में विजय स्तंभ खड़े किए। सामंत राजाओं ने भी गुप्त साम्राज्य को और भी दुर्बल बना दिया। गुप्त सम्राटों की ओर से उत्तरी बंगाल में नियुक्त शासनाध्यक्ष, जिसको क्या बोलते थे, गवर्नर, ने समस्त तट अर्थात दक्षिण पूर्व बंगाल के उनके सामंतों ने अपने को स्वतंत्र बनाना आरंभ कर दिया। फिर विदेशी व्यापार के विरोध से गुप्त साम्राज्य की आय निश्चित रूप से कम हो गई और जिसके कारण वे रेशम बुनकरों की एक श्रेणी व्यवसायी संघ 473 ईस्वी में गुजरात से मालवा चली गई और वहां उन्होंने बुनकरों ने अन्य पेशे अपना लिए। फिर गुप्त सम्राट का शासन 6वीं सदी के मध्य तक समाप्ति की ओर अग्रसर हो चुका था। फिर मध्य और पश्चिमी भारत में ग्रामवासियों से सरकारी सेना और अधिकारियों की सेवा के लिए बेगार निःशुल्क श्रम कराया जाता था। विशिष्ट जो क्या कहलाता था, विशिष्ट कहलाता था, विष्टि कहलाता था। फिर गुप्त काल में न्याय पद्धति क्या थी, अत्यधिक विकसित थी। पहली बार दीवानी फौजदारी कानून स्पष्ट परिभाषित और पृथक्कृत हुए। चोरी और व्यभिचारी फौजदारी कानून के अंतर्गत तथा संपत्ति संबंधी विविध विवाद दीवानी कानून के अंतर्गत आते थे। राजा न्याय निर्णय ब्राह्मण और पुरोहितों का सहायता से करता था। गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी कौन थे? कुमारा मात्य होते थे, जिन्हें राजा अपने प्रांत में नियुक्त करता था। फिर गुप्त राज्यों ने प्रांतीय और स्थानीय शासन की पद्धति चलाई। गुप्तकालीन अधिकारी महासेनापति रण भांडागारिक सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ये सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली है, आप पढ़ लेना इनको। गुप्तकालीन अधिकारी। फिर गुप्त काल में गांव का मुखिया अधिक महत्वपूर्ण हो गया। वह ग्राम श्रेष्ठों की सहायता से गांव का कामकाज देखता था। नगर पर के प्रशासन में व्यवसायियों के संगठनों की अच्छी साझेदारी रहती थी। शिल्पी और वणिकों के अपने ये सारे दे रखे, कैसे इनका पतन हुआ। गुप्त साम्राज्यों ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, जिसके उनमें दिनार कही गई, इनके अभिलेखों में दिनार कही गई है इनको। फिर इन पर गुप्त शासकों के स्पष्ट चित्र है। यद्यपि स्वर्णांश में ये मुद्राएं उतनी शुद्ध नहीं है जितनी कुषाण मुद्राएं हैं। फिर गुजरात विजय के बाद गुप्त साम्राज्यों ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के निर्मित किए। पूर्वी रोमन राज्य के लोगों ने चीनियों से रेशम पैदा करने की कला को सीख लिया। मध्य पश्चिमी भारत के किनारों से बेगार लिए जाने लगा। सामाजिक गतिविधि कैसी थी? गतिविधियों में क्या था? इसमें ब्राह्मणों को बड़े पैमाने पर ग्राम अनुदान मिलना तथा इस बात का प्रमाण है कि ब्राह्मणों की श्रेष्ठ गुप्त काल में बनी रही थी। वर्ण जातियों उपजातियों में बट गए थे। शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ। रामायण महाभारत और पुराण सुनने का अधिकार मिल गया और साथ ही कुछ गृह संस्कारों या घरेलू अनुष्ठानों का अधिकार मिल गया। फिर 3 वर्णों के लिए सेवक, दास और कृषि मजदूर के रूप में होता था। विशेषकर चांडालों की संख्या में, अछूतों की संख्या में वृद्धि हुई। विशेषकर किसमें? चांडालों की संख्या। फाया ने लिखा है कि चांडाल गांव के बाहर बसते थे और मांस व्यवसाय करते थे। जब कभी वे नगर में प्रवेश करते तो उच्च वर्ण के लोग उनसे दूर रहते, क्योंकि वे मानते थे कि चांडालों के स्पर्श से सड़क अपवित्र हो जाती है। गुप्त काल में शूद्रों की भांति स्त्रियों को रामायण महाभारत और पुराण सुनने का अधिकार प्राप्त हुआ। फिर पर्दा प्रथा, सती प्रथा, नियोग प्रथा का प्रचलन तीव्रता से दृष्टिगोचर मतलब कि समाप्त हो गया। स्त्रियों की स्थिति पहले से दयनीय हो गई, तीव्रता से दृष्टिगोचर होने लगा था। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में पत्नी को निजी संपत्ति समझने लगे थे। सती करने का पहला अभिलेख उदाहरण गुप्त काल में ही मिलता है। किसमें मिलता है? दयनीय मतलब कि ये मैंने आपको यहाँ, इसका अर्थ अलग होगा, इसका उल्टा अर्थ होगा।
फिर है बौद्ध धर्म की अवस्था कैसे हुई। नालंदा बौद्ध शिक्षा का केंद्र बन गया। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा महाविहार की स्थापना करवाई। भागवत संप्रदाय का उद्भव और विकास। इसका उद्भव मौर्योत्तर काल में हुआ था। वैदिक काल में विष्णु गौण देवता थे। ईसा पूर्व दूसरी सदी में आकर वह नारायण नामक देवताओं से अभिन्न हो गए। नारायण विष्णु कहलाते थे। नारायण मूलतः अवैदिक जनजातीय देवता थे। वह भागवत कहलाते थे और उसके उपासक भी भागवत कहलाते थे। विष्णु नारायण दोनों एक हो गए थे। ये सारा डिटेल से दे रखा। भागवत संप्रदाय के मुख्य तत्व क्या थे। भक्ति और अहिंसा। भक्ति का अर्थ प्रेम में निष्ठा निवेदन, और अहिंसा का अर्थ क्या था, किसी जीव का वध नहीं करना। यह नया धर्म परम उदार था। सहजता से इसने विदेशियों को भी अपनी ओर आकर्षित किया। कृष्ण ने भगवत गीता में घोषणा की है कि जन्मतः अपवित्र स्त्री, वेश्या और शूद्र भी उसकी शरण में आ सकते हैं। फिर गुप्त काल में आकर महायान बौद्ध धर्म की तुलना में भागवत वैष्णव अधिक प्रभावित हो गया था। अवतारवाद का उपदेश दिया। इतिहास में विष्णु के 10 अवतारों के चक्र का प्रतिपादित किया। विष्णु संप्रदाय के अनुसार जब जब सामाजिक व्यवस्था पर संकट आता तब तब विष्णु उपयुक्त रूप में अवतार लेकर उससे रक्षा करते। 6ठी सदी तक आते आते विष्णु की गणना शिव और ब्राह्मण के साथ त्रिदेव में होने लगी। मूर्ति पूजा। गुप्त काल में मूर्ति पूजा ब्राह्मण धर्म का सामान्य लक्षण हो गया। गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय कला और साहित्य के संपोषक थे। ये सारा डिटेल से दे रखा। मंदिर स्थिति। एरन का विष्णु मंदिर एरन सागर जिला मध्य प्रदेश में है। भूमरा का शिव मंदिर भूमरा सतना जिला मध्य प्रदेश में। फिर सांची का मंदिर सांची रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। पिपरिया का विष्णु मंदिर। तिगवा का कंकाली देवी मंदिर। गुप्त काल को क्या बोलते हैं, भारत का स्वर्ण युग बोलते हैं। किसके कारण दे, ये पूरी डिटेल्स इसमें दे रखे। सती प्रथा उल्लेख, साहित्य, केंद्रीय शासन, गणित ये दे रखे। साहित्य शूद्र का लिखा नाटक, मृच्छ कटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी जिससे निर्धन ब्राह्मणों के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है। प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट कोटि का माना जाता है। कालिदास का अभिज्ञान शकुंतला विश्व की 100 उत्कृष्ट साहित्य कृतियों में से एक है, जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कथा चित्रित है, जिनका पुत्र भरत प्रसिद्ध राजा हुआ। कौन हुए, भरत। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, ये भी और ये भी। गुप्तकालीन नाटक एवं नाटककार। अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा, कालिदास ने। जिसे किस नाटक का विषय क्या था, दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा है। मालविका अग्निमित्र में कालिदास अग्निमित्र व मालविका की प्रेम कथा पर। फिर है विक्रम उर्वशीयम, ये भी कालिदास ने। सम्राट पुररवा व अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा। फिर मुद्रा राक्षस ये किसने, विशाख दत्त ने। विशाख दत्त ने इस ऐतिहासिक नाटक में क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के मगध के सिंहासन पर बैठने की कथा का वर्णन है। किसमें, मुद्रा राक्षस में। फिर है मृच्छकटिकम में किसने लिखा है, शूद्रक ने। इस नाटक में क्या है, नायक चारुदत्त, नायिका कौन है, वसंत सेना के अतिरिक्त राजा ब्राह्मण और जुआरी व्यापारी वैश्य चोर और धूर्तदास का वर्णन है। फिर है देवी चंद्रगुप्त, मृच्छकटिकम शूद्रक ने। फिर अभिज्ञान शकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ। ऐसे दूसरी रचना भगवद गीता। कौन सी है, दूसरी भगवद गीता है। फिर भारत में गुप्त काल में लिखे नाटकों के विषय में उल्लेखनीय है कि ये सभी नाटक सुखांत है। इनमें दुखांत नाटक एक भी नहीं मिलता। निम्न वर्गों के लिए लोग भिन्न भिन्न भाषाएं, जबकि उच्च वर्ग के लोग संस्कृत भाषा बोलते थे। 2 महान गाथा काव्य रामायण और महाभारत ईसा की 4वीं सदी तक पूर्ण हो चुके थे। फिर गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचनाएं दे रखी है। ये
मेघदूत कालिदास ने लिखा, ऋतु संहार कालिदास ने, कुमारगुप्त कालिदास, रघुवंशम कालिदास, विक्रमोर्वशीयम कालिदास, ये सारे। फिर भगवत गीता महाभारत का महत्वपूर्ण अंश है। इसमें शिक्षा दी गई है कि वर्ण और जाति के अनुसार जिसका कर्तव्य निर्धारित है उसे उसका पालन किसी भी स्थिति में एवं किसी प्रतिफल की कामना किए बिना करना चाहिए। इसमें अंतिम संकलन का इस काल में बहुत स्मृतियां लिखी गई जिनमें सामाजिक धार्मिक नियम कानून संकलित किए। और फिर है गुप्त काल में पाणिनि पतंजलि के ग्रंथों के आधार पर संस्कृत व्याकरण का विकास हुआ। फिर अमरकोश का संकलन चंद्रगुप्त द्वितीय की सभा के एक नवरत्न अमर सिंह ने किया था। प्राचीन रीति से संस्कृत पढ़ने वाला छात्रों को इस शब्दकोश का ज्ञान होना आवश्यक था। इस काल में जटिल अलंकारिक शैली का विकास हुआ जो पुरानी सरल सांस्कृतिक साहित्य की शैली से भिन्न थी। फिर कुछ टीका ग्रंथ भी मिले। संस्कृत निसंदेह गुप्त शासकों की शासकीय भाषा थी। इस काल में रचित धर्मनिरपेक्ष साहित्य की बहुत सी रचनाएं पाई जाती है। फिर गुप्त युग में बौद्ध दर्शन पर अनेक ग्रंथों की रचना हुई। असंग महायान धर्म का प्रकांड विद्वान था। असंग ने योगाचार भूमि शास्त्र प्रकरण आर्यावाचा महान सूत्र अलंकार वज्र छेदिका टीका महायान संपरिग्रह महान ये आदि ग्रंथ लिखे। फिर आप देवसुंद ने बुद्धघोष ने हीनयान धर्म प्रसिद्ध ग्रंथ विशुद्धिमग लिखा। जिन जैन ग्रंथों में आचार्य सिद्धसेन का नयन अवतार। फिर ये हरिसेन समुद्रगुप्त के सम्मान प्रयाग प्रशस्ति व शुल्क द्वारा मंदसौर के शासक यशोवर्मन के सम्मान में मंदसौर प्रशस्ति प्रसिद्ध है। फिर गुप्त काल में अनेक स्मृतियां सूत्रों पर भाष्य लिखे गए हैं। अनेक पुराणों तथा रामायण महाभारत का अंतिम रूप दिया गया। और क्या है, नारद कात्यायन पराशर बृहस्पति आदि स्मृतियों की रचना हुई। फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या थी इन गुप्त काल में। गणित के क्षेत्र में गुप्त काल का महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या था, आर्यभट्टियम है। इसके रचयिता कौन थे, आर्यभट्ट थे जो कि पाटलिपुत्र के निवासी थे। फिर आर्यभट्ट को गुप्त युग का सबसे महान वैज्ञानिक गणितज्ञ और ज्योतिषी माना जाता है। इन्होंने क्या अपने ग्रंथ में आर्यभट्टियम में यह प्रमाणित किया कि पृथ्वी गोल है जो अपनी धुरी के चारों ओर परिभ्रमण करती है तथा इसी के कारण ग्रहण लगता है। फिर वराहमिहिर ने ज्योतिष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए। उन्होंने पंच सिद्धांतिका व्रत संहिता व्रत जातक के लघु जातक की रचना की। फिर पंचसिद्धिका में ज्योतिष विज्ञान की महत्वपूर्ण बात लिखी गई है। फिर फलित ज्योतिष में कल्याणवर्मन ने सारावली की रचना की। नागार्जुन रसायन व धातु विज्ञान के विख्यात ज्ञाता थे। उन्होंने रथ चिकित्सा का आविष्कार किया तथा बताया कि सोना चांदी व खनिज पदार्थों के रासायनिक प्रयोग से रोगों की चिकित्सा हो सकती है। फिर पारा का आविष्कार इसी समय में हुआ। आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध विद्वान धन्वंतरी थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी थे। किसके, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी। फिर शैल्य चिकित्सा शास्त्र के आदि प्रवर्तक सुश्रुत और नागार्जुन इन्हीं के परंपरा के विद्वान हैं। इलाहाबाद जिले में 448 ईस्वी के एक गुप्त अभिलेख से पता चलता है कि ईसा की 5वीं सदी के आरंभ में भारत में दार्शनिक पद्धति का ज्ञान था। इसी समय खगोल शास्त्र में रोम सिद्धांत नामक पुस्तक की रचना की थी। विज्ञान के क्षेत्र में गुप्त काल को शून्य के सिद्धांत तथा दशमलव प्रणाली का विकास का श्रेय प्राप्त है। फिर गुप्तकालीन शिल्पकारों ने अपना कौशल लोह और कांस्य कृतियों में दिखाया है। फिर धातु के विषय में तकनीकी जानकारी उन्नत अवस्था में पहुंच गई। लोहे की वस्तुओं में सबसे अच्छा उदाहरण लोह स्तंभ है। दिल्ली के महरौली में स्थित, कहाँ पे स्थित है लोह स्तंभ, जो दिल्ली के महरौली में। इसका निर्माण किसने, ईसा की 4वीं सदी में हुआ था। 1600 वर्ष के पश्चात भी इसे जंग स्पर्श नहीं कर पाया। तो धन्यवाद दोस्तों, ये आज हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। धन्यवाद।